नमस्कार। आज बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र के उन पिलर्स की, उन स्तंभों की जो सरकार पर यानी कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण को पक्का करते हैं। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझना बेहद जरूरी है कि ये अकाउंटेबिलिटी, ये जवाबदेही असल में काम कैसे करती है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले संसद का बैलेंसिंग एक्ट, फिर बात करेंगे सांसदों की इंडिपेंडेंट आवाज की, इसके बाद पार्लियामेंट का निगरानी सिस्टम, फिर हम देखेंगे कि फेडरलिज्म और गवर्नर का क्या रोल है, और आखिर में सबसे जरूरी एग्जाम के लिए मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, संसद का संतुलन चक्र। और यहां हम एक ऐसे पद की बात करेंगे जिसका संवैधानिक महत्व बहुत ज्यादा है, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद। ये लोकतंत्र में पावर बैलेंस के लिए कितना जरूरी है, आइए समझते हैं। जरा सोचिए, एक सवाल, एक इतना जरूरी संवैधानिक पद 2019 से खाली क्यों है? ये सिर्फ एक वैकेंसी का मामला नहीं है, नहीं, ये सवाल हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सेहत पर उंगली उठाता है। तो बात हो रही है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर की। अब देखिए संविधान का अनुच्छेद 93, इसकी भाषा पर गौर कीजिए। इसमें लिखा है कि चुनाव यथाशीघ्र यानी एज सून एज में भी होना चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि एक संवैधानिक अनिवार्यता है। मतलब ये सरकार की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये शब्द ही इस पद की अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस को बताता है। अच्छा, अब प्रीलिम्स के लिहाज से ये कुछ आर्टिकल्स बहुत जरूरी हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। आर्टिकल 93 कहता है कि चुनाव होगा। आर्टिकल 94 बताता है कि पद से कैसे हटा सकते हैं या कोई इस्तीफा कैसे दे सकता है। आर्टिकल 180 ये तब काम आता है जब स्पीकर मौजूद ना हो। और लोकसभा का रूल नंबर 8 वो बताता है कि चुनाव की तारीख कौन और कैसे तय करेगा। अब जरा देखिए कि परंपरा क्या कहती है और असल में हो क्या रहा है। देखिए, कन्वेंशन तो ये है कि ये पद विपक्ष को दिया जाता है। क्यों? ताकि पावर का एक बैलेंस बना रहे, एक सहभागी शासन सुनिश्चित हो। लेकिन आज की हकीकत क्या है? 2019 से ये पद खाली है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सारी शक्ति स्पीकर के पास है, जो रूलिंग पार्टी से होते हैं। ये तो वेस्टमिंस्टर मॉडल, जिस पर हमारा सिस्टम आधारित है, उसकी मूल भावना के ही खिलाफ है। चलिए अब अकाउंटेबिलिटी के अगले पिलर की तरफ पढ़ते हैं। यह है सांसदों की आजाद आवाज। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है प्राइवेट मेंबर बिल के मैकेनिज्म को जानना। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल काम कैसे करता है? देखिए, प्रोसेस काफी सीधा है। कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है वो एक बिल ला सकता है और हर सेशन में शुक्रवार का दिन इन बिल्स पर चर्चा के लिए रखा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है? ये सांसदों को पार्टी लाइन से ऊपर उठ के अपने विवेक से किसी मुद्दे पर बहस करने और कानून बनाने का मौका देता है। जैसे कि 2014 का ट्रांसजेंडर पर्सन्स राइट्स बिल, वो इसका एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल। और देखिए भारत के उपराष्ट्रपति ने इन बिल्स के बारे में क्या कहा है। उन्होंने इन्हें दूरदर्शी, प्रगतिशील और सोने की खान बताया है। मतलब वो मानते हैं कि इनमें हमारे लेजिस्लेटिव लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल देने की जबरदस्त क्षमता है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी है। जरा इस नंबर को देखिए, 14। आजादी के बाद से आज तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही कानून बन पाए हैं, और तो और 1970 के बाद से एक भी नहीं। सोचिए, एक भी नहीं। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि इस इतने पावरफुल टूल को कितना नजरअंदाज किया गया है, और ये हमारे सिस्टम में एक बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करता है। ओके, अब हम अकाउंटेबिलिटी के एक और बहुत गहरे और जरूरी मैकेनिज्म की बात करेंगे। ये है पार्लियामेंट का ओवरसाइट सिस्टम यानी निगरानी का तंत्र, और इसके सेंटर में है पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब ये जो कोटेशन है ये मेंस के लिए समझिए खजाना है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने क्या कहा था कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए चुना क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी को तरजीह दी गई है। ये डेली अकाउंटेबिलिटी ही तो है जो डेमोक्रेसी को जिंदा रखती है, और इस काम को करने का सबसे बड़ा हथियार है हमारी संसदीय समितियां। तो सवाल उठता है कि क्या ये कमिटी सच में काम करती हैं? अरे बिल्कुल करती हैं। याद कीजिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी PSC ने ही 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटालों का पर्दाफाश किया था। एस्टीमेट्स कमेटी ने देश में यूरेनियम माइनिंग को बढ़ावा देने की बात की। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की ही सिफारिश थी जिसे मानकर 2016 में लाभांश भुगतान में छूट दी गई। तो ये सब उदाहरण उनकी असली पावर को दिखाते हैं। लेकिन यहां भी एक चैलेंज है, रोजमर्रा की जवाबदेही तय करने का जो सबसे बड़ा टूल है, क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल, वो अक्सर हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। 17वीं लोकसभा के आंकड़े देखिए,
लोकसभा में सिर्फ 60% और राज्यसभा में तो बस 52% ही काम हो पाया। ये जो रुकावटें हैं, ये इस पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम को कमज़ोर करती। चलिए अब पार्लियामेंट के दायरे से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर की। हमारा चौथा सेक्शन है फेडरलिज्म और गवर्नर का रोल, और इसमें हम एक बहुत ही विवादास्पद आर्टिकल 356 के इस्तेमाल पर नजर डालेंगे। तो आर्टिकल 356, जिसे हम सब प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि अगर किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रही है तो वो उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लें। लेकिन मजे की बात देखिए, खुद संविधान बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने उम्मीद जताई थी कि ये आर्टिकल 356 एक डेड लेटर बनकर रह जाएगा, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनका ये कहना और फिर इस आर्टिकल के मिसयूज का जो इतिहास रहा है, वो इस बात को और भी ज्यादा चुभने वाला बना देता है। तो आर्टिकल 356 के इस मनमाने इस्तेमाल पर लगाम किसने लगाई? हमारी न्यायपालिका ने। और इसमें 1994 का एसआर बोम्बई केस एक मील का पत्थर साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रेसिडेंट्स रूल का फैसला जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है, और ये भी कहा कि जब तक पार्लियामेंट मंजूरी न दे तब तक आप असेंबली को सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं, भंग नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो खास तौर पर आपकी मेंस की तैयारी के लिए बनाया गया है, की टेकअवेज फॉर एग्जाम्स। तो मेंस के लिए आपके रेडी पॉइंट्स क्या हैं? पहला, डेमोक्रेटिक बैलेंस। डिप्यूटी स्पीकर का पद खाली होना ये सिर्फ एक प्रोसीजरल लैप्स नहीं है, ये पावर बैलेंस के सिद्धांत का उल्लंघन है। दूसरा, लेजिस्लेटिव वॉइस। प्राइवेट मेंबर बिल के सिस्टम को नजरअंदाज करना मतलब सांसदों से आज़ादी से कानून बनाने का एक बड़ा मौका छीन लेना। और तीसरा, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। कमिटीज तो बहुत जरूरी हैं, लेकिन जब उनकी सिफारिशों पर सदन में बहस ही नहीं होती तो उनका असर कम हो जाता। चौथा पॉइंट है फेडरल स्ट्रक्चर। एसआर बोम्बई केस ने आर्टिकल 356 के मिसयूज पर जुडिशियल चेक लगाकर हमारे फेडरलिज्म को बचाया है। और पांचवा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। मतलब लोकतंत्र सिर्फ लिखे हुए कानूनों से नहीं चलता, बल्कि अच्छी परंपराओं को निभाने से भी चलता है। अंत में ये सारे मैकेनिज्म जब मिलकर काम करते हैं, तभी भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही की बुनियाद मजबूत होती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, इन संवैधानिक परंपराओं को निभाना क्या ये सिर्फ एक नियम कायदा है या फिर हमारे लोकतंत्र की आत्मा? सोचिएगा जरूर। इन सिद्धांतों को समझना ही एक जागरूक नागरिक और कल के एक काबिल प्रशासक होने की निशानी है। लोकतंत्र की रक्षा में अपनी भूमिका निभाइए। धन्यवाद।